संस्कृत अनुवाद के क्लास को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं इसके ऊपर और आपने देखा होगा, लेकिन नए तौर पर नए तरीके से आज की इस ऑफलाइन क्लास में भी मतलब इसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले वीडियो डाला गया था तो दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उस समय। अभी जो है आप लोग मतलब नए बैच के बच्चे हैं, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे। हम इसके पहले कल आपको बताए थे कि अनुवाद को क्लियर करने के लिए हमको सबसे पहले लिंग, वचन और पुरुष के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो कल हम लोग लिंग, वचन और पुरुष के बारे में बात किए थे, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया था। अब आज जो है हम लोग इसके आगे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पुरुष को अगर हम समझते हैं तो यहाँ से ही हम लोग की सेंटेंस बनने शुरू हो जाते हैं, वाक्य बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं यह राम है, ठीक है, तो इसका अनुवाद यदि मैं बनाऊं तो राम जो है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए यह का हो जाएगा अयम। यह बात आपको मालूम है, ठीक है। अयम रामः अस्ति, सबको मालूम है ये बात। अगर राम अकेले है तो अस्ति लगा, राम दो आदमी होगा तो अस्तः लगेगा, राम बहुत सारा होगा, बहुवचन होगा तो क्या लगेगा, संति। मालूम है बात? नहीं मालूम है तो जान लीजिए। और मैंने आपको एक तालिका भी प्रोवाइड कराई है और उस तालिका के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया है, और उस तालिका के ऊपर वीडियोज भी हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो यह जो है ऐसा क्या है कि यह जो ऐसा वाक्य है जिस वाक्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब साधारण वाक्य कह सकते हैं। साधारण वाक्य, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग होता है उसे कालवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अगर लिखा गया कि राम लिखता है, तो राम लिखता है तो जिसमें ता लगा हो वह लट लकार का रूप होता है। इसका रूप होता है जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। किसी को दिक्कत? हिंदी में उसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे रामः लिखति, समझ रहे हैं? है का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ती में ही आकर के लिख प्लस अस्ति मिलके लिखती हो गया है, तो राम लिखती इसका जवाब हो जाएगा। तो लट लकार का भी मेरा वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद मैं कारक को पढ़ाऊंगा, तब कारक के हिसाब से हम लोग काम चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको जैसा कि आपको पहले बताया हूँ कि संस्कृत के अनुवाद के लिए जो नेसेसरी चीजें थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो यदि लट लकार की बात की जाए तो संस्कृत जो है तालिका के माध्यम से समझा जाता है। इधर जो है पुरुष होता है, और इधर वचन होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो लट लकार का जो रूप है वर्तमान काल का, वह इस रूप में चलता है। यह प्रथम पुरुष में आ गया। प्रथम पुरुष में आपको मालूम है क्या क्या होता है, बात हो चुका है पहले। मतलब एक वचन में यह होगा और वह होगा, अयम होगा, और मतलब यह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, यह पुल्लिंग भी हो सकता है, यह नपुंसक भी हो सकता है। मतलब 3 रूप होगा यह का, वह का भी 3 रूप होगा। सब बात हो चुका है, कल परसों हुआ है ना। तो जब प्रथम पुरुष में आएगा तो इसमें लगेगा 3,
क्या लगेगा? प्रथम पुरुष एक वचन का कोई क्रिया अगर होगा तो उसमें क्या लगेगा? ती। प्रथम पुरुष द्विवचन का कोई क्रिया होगा तो उसमें लगेगा तह। ती तह अंति। किसी को दिक्कत नहीं। फिर इसमें क्या क्या आता है मालूम है ना? ये सब जुड़े हुए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पीछे की वीडियो देखने पड़ेंगे और आपको समझने होंगे। इसमें ती अर्थात यह वह रहेगा। इसमें तह ये दोनों वे सब मतलब ये दोनों वे दोनों होंगे। अब ये दोनों स्त्री के भी हो सकते हैं, ये दोनों पुरुष के भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? नपुंसक के भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये सब और वे सब रहेगा। ये सब स्त्री के भी हो सकते हैं और वे सब नपुंसक के भी। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है। फिर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है? देखिए पहले सबसे पहले बेसिक जो आपका कमजोर होगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मध्यम पुरुष क्या होता है अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम दोनों, तुम सब। किसी को दिक्कत? तुम के साथ लगेगा सी। असत, अस्थ, अस्थ होगा कि असत होगा? दो अस्थ। हमेशा इसमें दो बिंदु होंगे। हमेशा इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हमको भी मतलब बचपन से ही कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें अस्थ होगा कि इसमें असत होगा। लेकिन आप इसको याद रखिएगा अगर ध्यान से तो नहीं होगा। शायद अब आज के बाद हमें भी नहीं होगा क्योंकि तुम दोनों के साथ मतलब अनुस्वार का प्रयोग विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। इसको विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार का मतलब ऊपर जो बिंदु होता है। तो अर्थात युवाम के साथ अस्थ लगेगा और युवम के साथ असथ लगेगा। फिर उत्तम पुरुष। देखिए यह ऐसा तालिका है ना, इसके माध्यम से आपको सब सिस्टम समझ में आने लगेगा। बहुत बेहतरीन सिस्टम है। संस्कृत समझने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। उत्तम पुरुष में आपका क्या लगेगा? आमी, आव, आम। ठीक है, समझ गए? आम में तो अनुस्वार नहीं होगा, हलंत होगा। अब देखिए इसका एक और नाम धातु रूप भी है। धातु रूप। धातु आपको पता है? धातु मतलब क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो खेल धातु हो गया। खेल का रूप अगर लगा दिया खेलता तो खेलता क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। खेलेगा भविष्य काल। खेलता था समझ रहे ना? तो इसी तरीके से यह मूल धातु इसको बोलते हैं धातु। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को समझिएगा। यह हो गया धातु। अब इसका क्रिया का रूप हो गया, काल में आ गया। खेल धातु से खेलता बना। समझ गए? अब जो है इसी तरीके से संस्कृत में आएगा तो खेल से हो जाएगा क्रीड। क्रीड होता है खेलने का, तो क्रीडती, क्रीडस्यामी, ठीक है ना? और क्रीडत ऐसे करके जब लगेगा तो वह लकार में आ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो आसानी से आप ये समझ सकते हैं। तो ये धातु रूप हो गया। अब आप इसके ऊपर अगर बैठाते हैं, जैसे पठ का अगर आपको लकार बनाना हो तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठान। एकदम बेहतरीन है ये। अब इसके ऊपर आप अनुवाद भी बना सकते हो। इसको जानने के बाद ही हम लोग आगे की प्रोसेस समझ पाएंगे। अभी हमने क्या सीखा था? अभी हमने कुछ देर पहले क्या सीखा था? इसलिए यदि आपको उतारना होगा तो आप वीडियो को देख के उतारिएगा, ठीक है ना? यानी तो मैं पहले के वीडियो भी बनाया हूँ, आपको मैं उतरवा दूंगा, ठीक है? उतार लीजिए, नहीं हो तो उतारिए। अभी जो हम लोग लकार पढ़े हुए हैं वर्तमान काल, उसमें हम लोग किस टाइप के वाक्य देखेंगे? राम पढ़ता है देखेंगे, ठीक है? तुम दोनों खेलते थे, ठीक है? पत्ता गिरता है। इस टाइप के अनुवाद को बनाया जा सकता है, ठीक है?
राम पढ़ता है, बना सकते हो तीता के अस्तित्व पर राम पढ़ती गुड राम आप लोग बता पा रहे हैं, अच्छी बात है। राम पठती ठ हो गया पठती, ठीक है। तुम दोनों खेलते हो, युवाम खेलथ, गुड थ लग गया, समझ ना बातों को। पत्ता गिरता है तो एक पत्ता गिर रहा होगा तो पत्रम पतती, गिरती नहीं पतती, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये सेंटेंस जो है बदल जाएगा। अब मैं अगर लिखूं कि राम किताब से पढ़ता है, किसे पढ़ता है? किताब से। तुम दोनों गेंद से खेलते हो, गेंद से खेलते हो। पेड़ से पत्ता गिरता है, समझ रहे हैं? पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसमें हमने क्या जोड़ा? पेड़ से, गेंद से, किताब से। तो पेड़ से, गेंद से, किताब से, यह कहाँ है? किस मतलब कहाँ जा रहा है संकेत आपका? कारक की तरफ। गुड। देखिए इस तरीके से दिमाग चलाना मतलब सीखिए, ठीक है ना। शिक्षक जो है वह पढ़ाने से पहले आपसे मतलब आपसे निकलवाता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो है अभी तक बिल्कुल जीरो नहीं है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े हैं। या संस्कृत की बात हो रही है, आप हिंदी में कारक पढ़े होंगे और हम पढ़ाए होंगे या वीडियोज भी उसके होंगे, ठीक है। किताब से, तो यहाँ से क्या है भाइयों? से क्या है? से को क्या बोलेंगे बताइए? नहीं बालक, यह विभक्ति चिन्ह है। क्या है? विभक्ति चिन्ह है। डायरेक्ट मत सोचिए, ठीक है ना, पार्ट बाई पार्ट के हिसाब से सोचिए। से विभक्ति चिन्ह है, यहाँ भी से क्या है? विभक्ति चिन्ह है, और यहाँ भी से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अर्थात अब हम लोग जो कारक अब हम लोग जो क्या है कि अब जो वाक्य बनेगा वो विभक्ति चिन्हों के आधार पर जोड़ करके बनेगा। तो संस्कृत में विभक्ति जो होती है वह 6 होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इस उदाहरण को हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। पहले अब समझते हैं, ठीक है ना, बाद में इसको बनाया जाए। क्योंकि अब पहले हम लोग समझ लें कि अब होता क्या है। तो हम लोग जो है कारक से भी समझा जा सकता है और विभक्तियों से भी समझा जा सकता है। कारक और विभक्ति लगभग सेम चीज होती हैं। कारक में परिभाषा दिया जाता है और विभक्ति में सिर्फ चिन्ह होता है। तो कारक और विभक्ति दोनों क्या होते हैं? मतलब 6 होते हैं। जी, सबसे पहला होता है कर्ता। कर्ता या कारक हो गया, या विभक्ति हो गया जिसको हम लोग प्रथमा बोलते हैं। प्रथमा कहिए या कर्ता कहिए, बात बराबर है। किसी को दिक्कत? इसका चिन्ह क्या होता है? ने। फिर कर्म, कर्म कहिए या द्वितीय कहिए, चिन्ह हो जाएगा को। सब मालूम होगा आप लोग को। करण तृतीय से संप्रदान चतुर्थी। समझ रहे हैं ना? जो सब आप लोग को याद है। लिटिल साइंटिस्ट है आप लोग। अपादान से संबंध कारक को जो है विभक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ठीक है। संबंध को अलग रखा जाता है, लेकिन इसको अपवाद के रूप में हम लिख लेंगे। लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है उपयोग होता है, इसको रखा भले नहीं जाता है। षष्ठी,
इसका होता है का, के, की। यह अपवाद के रूप में होता है, इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है। और अधिकरण, सप्तमी में पद, और एक जो संबोधन भी होता है वो प्रथमा के हिसाब से ही चलता है, सिर्फ उसमें विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है। लिख दें, समझ लीजिएगा आप लोग। संबोधन, अष्टमी नहीं लिखा जाता है, उसको समझें। इसको संबोधन के नाम से जाना जाता है। इसका होता है हे, अहो, अरे, अजी, और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। तो संबोधन को भी कारक में नहीं रखा जाता है, और संबंध को भी कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसीलिए संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। विभक्ति चिन्ह इसकी बनती है, विभक्ति की श्रेणी में इसको रखा जाता है, लेकिन कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके ऊपर अब सवाल बनेंगे, मतलब अनुवाद बनेंगे। तो अब इन सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं जिसको समझा दे रहा हूँ, व्याख्या कर दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से बताने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम लोग देखेंगे। कर्ता जो है, अर्थात जब वाक्य में ने का अर्थ मिलता हो, कभी कभी जो है ने लिखा भी रहता है और कभी कभी ने जो क्या है छिपा भी रहता है। जैसे कि अगर बात किया जाए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे ने जो है दिख रहा है कि राम ने क्या किया, रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ कर्ता कारक हो गया। लेकिन राम पढ़ता है तो राम में भी कर्ता कारक है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। लेकिन राम ने पढ़ा ऐसा नहीं है, राम पढ़ता है अगर बात हो रहा है तो ने यहाँ पे क्या है? छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी राम में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। समझ रहे हैं बातों को? कोई जरूरी नहीं है कि ने जहाँ लिखा हो वहीं पे कर्ता कारक होगा। वाक्य के अर्थ को समझ करके भी कर्ता का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। फिर कर्म, अर्थात को, अर्थात जहाँ पर क्या हो कि मतलब को के अर्थ में आता हो। जैसे कि राम ने रावण को मारा, मतलब रावण को, अर्थात को जहाँ पे लगा हो, जुड़ा हो, मतलब क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। इसके संस्कृत में भी आपकी परिभाषा मिलेंगे, आपकी मतलब पुस्तक में, व्याकरण की किताब में आप देख लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा, आप वहां से समझ करके भी लिख सकते हैं। कर्म अर्थात हम लोग को अनुवाद समझना है इस समय, इसलिए मैं इसकी व्याख्या जो है इस दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। कर्म अर्थात जहाँ पे को लगाओ। आप लोग घबरा क्यों गए, बेचैन क्यों हो गए? इतना बात को समझिए। ठीक है। कर्म को अर्थात क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता हो उसको क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, अर्थात फल किस पर पड़ा? राम के कार्य करने का फल किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। तो रावण क्या हो जाएगा? रावण को जो है मतलब कर्म। अब मैं बोलूं कि राम फल खाता है, राम आम खाता है, तो राम के आम खाने का जो तरीका है उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? आम के ऊपर। तो आम यहाँ पर को साइलेंस। बात को समझ रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं? लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे ने दिख रहा है आपको, और मैं कह रहा हूँ कि राम पढ़ता है, यहाँ पे ने नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे साइलेंट है, फिर भी कर्ता कारक है। राम फल खाता है, तो राम फल को खाता है, वो साइलेंट है, फिर भी फल जो उसके ऊपर पड़ रहा है। हिंदी व्याकरण में भी आएगा सभी। ठीक है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। फिर क्या? करण कारक से, तो जिस शब्दों से लगाव का बोध हो, नजदीक आने का बोध हो, वहां पे करण कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बातों को समझना सीखिए, समझिएगा, इसको अपने जीवन से जोड़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ये तो सिर्फ किताब के लिखे गए पहलुओं को समझ के याद कीजिएगा कि करण कारक याद कर लेना है, सर जी दिए हूँ याद करना है हर हाल में, तो आपसे याद नहीं होगा। अगर याद भी हुआ तो 2 दिन 3 दिन तक याद होगा, चौथे दिन आप उसे भूल जाइएगा। अगर इन सभी बातों को आप जीवन से जोड़िएगा कि करण का कारक, करण से का आप उदाहरण खुद से अपने दिमाग में लाइए कि आखिर कौन सा उदाहरण है मतलब इसमें करण कारक हुआ है, तो आपको बात समझ में आएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए कि राम कलम से लिखता है, तो कलम जो है कॉपी के नजदीक आ रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है?
कर्ण कारक हो रहा है, मतलब जिस से क्या हो, नजदीक आने का बोध हो, जिससे जो वैसा शब्द जो क्या है कि किसी दो शब्दों को नजदीक लाने का कार्य करे, वो क्या कहलाता है, कर्ण कारक। और कर्ण की वैसी परिभाषा जो है, कर्ण की परिभाषा आपकी बनाई जाती है कि क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो, जो क्रिया के करने में क्या हो, अत्यंत सहायक। आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा मिटा के इसको समझा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए आपको अच्छे से समझना है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए। कारक, ठीक है, कारक का एक कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, ठीक है, क्या कहलाता है, कारक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है। जब आपको इसको डिफाइन करना होगा तो आप लिख सकते हैं कि क्रिया के साथ जब प्रत्यक्ष संबंध जो दिखाता हो क्या कहलाता है, कारक। कारक के कितने भेद हो गए, 8 संस्कृत में 6 होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। कर्ता, कर्ता कौन है, जो कार्य करता है, करने वाले को, तो ज्यादा लिखने की क्या गरज है, सिर्फ करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ने, पहचाना जा सकता है ने से। फिर कर्म, क्रिया का फल जिस पर पड़े, यहाँ लिख सकते हैं क्रिया का फल। शॉर्ट नोट यह हो जाएगा, इसके माध्यम से आप बड़ा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं व्याख्यान के माध्यम से, जिसका चिन्ह क्या होता है, को। फिर करण, करण जो क्रिया के अत्यंत सहायक हो, मतलब क्रिया के करने में अत्यंत सहायक, मतलब अत्यंत नजदीक सहायक हो। तो सहायक मतलब जो नजदीक होता है किससे होता है, से होता है। जैसे कि मैं अभी कहूँ कि चौक से बोर्ड के नजदीक की बात हो रही है, या दो अर्थ में से होते हैं, एक दूर ले जाने के अर्थ में भी होते हैं और एक नजदीक लाने के अर्थ में भी होते हैं। चौथा संप्रदान, संप्रदान क्या हो जाएगा, देने या लेने के अर्थ में, यहाँ ले सकते हैं लेने या देने के अर्थ में क्या होता है, संप्रदान। चौक थोड़ा दीजिएगा, अर्थ में इसका चिन्ह होता है को के लिए। इसका उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, उदाहरण बाद में बात करते हैं, पहले से कर लेते हैं। फिर अपादान, अपादान में क्या हो जाएगा, दूर होने का जो बोध कराए वो अपादान होता है, ठीक है। दूर होने के अर्थ में जो आए उसे अपादान कहा जाएगा। जैसे कि लिखा है कि अपादान में पंचमी होती है, जैसे दूर होने के, जिसकी कोई वस्तु उत्पन्न हो और उससे दूर हो, जहाँ से कोई चीज उत्पन्न हो और फिर उससे दूर हो, वो क्या कहलाता है, उत्पन्न या दूर होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, समझने बातों को। इसका विभक्ति क्या होता है, से, इसका भी से होता है, इसका भी से होता है, लेकिन यह नजदीक होने के अर्थ में है और यह दूर होने के अर्थ में, ठीक है। फिर संबंध को तो नहीं माना जाता, लेकिन संबंध समझने के लिए हम समझ सकते हैं विभक्ति के हिसाब से इसका उपयोग होता है। का के की जिसमें लगा हो, जो संबंध दर्शाता हो, क्या कहलाता है, संबंध विभक्ति कहलाता है, कारक नहीं कहा जाता है। फिर अधिकरण, अधिकरण जो आधार हो, क्या हो, आधार हो, उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण। अधिकरण के लिए कि जिससे आधार का बोध हो, क्रिया के आधार को क्या बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं। क्रिया के
आधार को क्या बोलते हैं? अधिकरण। इसका होता है में और पर। देखना इसमें सबसे प्रमुख रोल किसका है? वो कौन सा शब्द है जो सब में है? क्रिया। गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, शानदार। यह इसे बोलते हैं सीखना। जैसे कि कल हम आपको सांख्यिकी पढ़ाए थे, तो उसमें आधार क्या था? डेटा। आधार आंकड़ा अगर हटा दिया जाए तो सांख्यिकी खत्म, रहेगा ही नहीं, उसका वर्चस्व ही नहीं है। उसी प्रकार क्रिया अगर निकाल दिया जाए कारक से तो खत्म, मतलब ये नहीं हो पाएगा विशेष रूप से। इसमें सबसे ज्यादा क्रिया का ही है, क्रिया करने वाला, क्रिया का फल, क्रिया में सहायक, लेने या देने के अर्थ में, तो लेने या देने के अर्थ में क्रिया ही कर रहा है। लेते हैं देते हैं तो क्रिया ही हो, लेता है या देता है तो क्रिया ही है, लेना या देना क्रिया ही है। आपादान से मतलब दूर होने के अर्थ में जो होता है वह क्रिया से ही दूर होने के अर्थ में, या फिर मतलब क्रिया सबसे मेन रोल यहाँ पे निभाती है। हालांकि संस्कृत के लिए इसको अगर और विस्तारित तरीके का मतलब संस्कृत पढ़ा जाएगा तो इसके लिए अलग अलग सूत्र प्रकरण आते हैं, जो मैं किसी अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इसके सूत्र प्रकरण की बात की जाएगी। इन सब के प्रकरण इसके सूत्र होते हैं, सूत्र पर बताया जाता है किसमें अपादान होगा, किसमें करण कारक होगा। फिलहाल हम लोग हल्के फुल्के तौर पर समझते हैं कि इन सभी के अर्थ में हमेशा क्या होता है कि मतलब इन सभी कारक का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब इनके चिन्हों को प्रयोग करते हुए मेरा एक बालक शब्द रूप का एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें इन सभी चिन्हों को प्रयोग करते हुए और अनुवाद बनाने की तरीके को सिखाया गया है बालक शब्द रूप को दिखा करके। अब आपका काम यह है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने दिया जाए। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कारक को सीखा, कारक के प्रकार को सीखा, विभक्ति को सीखा, फिर मतलब उसके चिन्हों को सीखा, और पहले जो कुछ बात हुआ था उसके रिवीजन को मैंने किया। अब यहाँ तक आप लोग का काम अब यह है कि आप जो है इस तरीके से मतलब नोट्स बना करके, इसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा मतलब थोड़ा सा ज्यादा नोट्स भी क्या करो कि मतलब थोड़ा मतलब इसके ऊपर मतलब परिभाषित भी कर सकते हैं उदाहरण को देकर के। जैसे कि उदाहरण में आपका आ जाएगा कि राम ने रावण को मारा, राम आम खाता है, राम कलम से लिखता है, ठीक है, राजा भिखारी को वस्तु देता है, यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है। हम लोग क्लास में बैठे हैं, ठीक है, मेज पर पुस्तक रखा है, इस सब अधिकरण के रूप में आ जाएगा। अब इसको जो है हम लोग अनुवाद के रूप में अगले क्लास में देखेंगे। बालक शब्द रूप को समझते हुए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बालक शब्द रूप को डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से दोनों को देखिए, और देखने के बाद ठीक है ना, कुछ अनुवाद लिख लीजिए जिसको आप घर से बना के लाइएगा। कल मैं जब इसको बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो 3 अनुवाद जो सबसे पहले मैंने दिए थे उसे बना दिया जाए, ठीक है। 3 अनुवाद जो आपके दिए गए थे, पहला अनुवाद क्या था आपका? नहीं बनाए कहाँ है, सिर्फ अभी उदाहरण दिए थे। पहला क्या था? राम पुस्तक से पढ़ता है, तो राम पुस्तक से, तो बालक शब्द रूप के अर्थ में जब आप जाइएगा तो आपको दिखाया गया होगा तृतीया में बालकीन होता है, ठीक है ना। देखिए, बोलिए मत, हल्ला मत कीजिए। तृतीया में क्या होता है? बालकीन होता है। राम पुस्तकीन, ठीक है, पठती, किसी को दिक्कत? बालकीन से लगा है पुस्तकीन। बालक शब्द रूप का वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आगे दूसरा क्या था? वह सह कंदुकीन, यहाँ भी गेंद के नजदीक जब वह जा रहा है तभी खेल रहा है, अत्यंत सहायक है। यहाँ पुस्तक के नजदीक जा रहा है तभी पढ़ रहा है, तो सह कंदुकीन खेलती। एक बालक है तो खेलती, अब बहुत सारा बालक होता तो खेलती, 2 होता तो खेलता। हम और बोले तीसरा क्या था? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ से में क्या है कि पंचमी व्यक्ति है। यहाँ पेड़ से संज्ञा से सीधे जुड़ा है, क्रिया मतलब क्रिया से यहाँ पंचमी का ताल्लुकात विशेष नहीं होता है, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सब के सब क्रिया से जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपादान में क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरने का काम अलग है, क्रिया अलग हो रहा है, लेकिन पेड़ से तो वृक्षात यहाँ पे पंचमी व्यक्ति होगी, ठीक है। पंचमी होने के कारण बालकात की जगह पे वृक्षात लगा है। वृक्षात एक पत्ता गिरता है कि बहुत सारे पत्ते गिरते हैं? एक, तो वृक्षात पत्रम पतति। समझ गए? इस तरीके से मैं अनुवाद दे रहा हूँ। बालक शब्द को देखते हुए आप अनुवाद को बना के लाने की कोशिश कीजिएगा, और तब मैं परसों उस अनुवाद को बनाते हुए तुम्हें आपको समझाऊंगा।
तो पहला है, लिखिए, गांव के चारों ओर खेत है। गांव के चारों ओर खेत है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। मोहन किसान से अन्न मांगता है। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है। श्यामा चंद्रमा को देखती है। कितने हो गए? श्यामा चंद्रमा को देखती है। जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। सॉरी, पहचाना जाता है। जटाओं से वह तपस्वी ज्ञात होता है। या मालूम पड़ता भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाने के समय में हम इसको बना देंगे। ठीक है, वह पैर से लंगड़ा है। तुम दोनों आंख से अंधे हो। राजा गरीब को धन देता है। माँ बालक को लड्डू देती है। ठीक है, पेड़ पर कौवा बैठा है। विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो अनुवाद हैं ये सब अलग अलग टॉपिक पे दिए गए हैं, और जब मैं इसको बनाऊंगा तो फिर सभी टॉपिकों की चर्चा करूंगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। हम लोग फिर बाद में मिलेंगे अगले संस्कृत की मतलब क्लास में।